हम लोग चर्चा खास करके बाल्यावस्था को लेकर करेंगे। बाल्यावस्था में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इसके पहले जो कल हमने शैशवावस्था के बारे में कुछ बताया था, उसके बारे में कुछ प्रश्न करेंगे आप लोगों से, जवाब देना आप लोगों को। क्या ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस काल की बताई विशेषता है? गया सर। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ये किस काल की विशेषता है? कोई बता दे इसको। बिल्कुल, ये शैशवावस्था की विशेषता है। बिल्कुल सही जवाब आपका है, ये शैशवावस्था की ही विशेषता है। चलिए, मैसेज तो आपका आ रहा है, जो ही यहाँ पे सर लिखा आपने दिखाई पड़ रहा है। गया है सर। हाँ बिल्कुल आया है सर, कोई देखेगा तभी तो मालूम पड़ेगा। चलिए आगे आ जाइए। सीखने की प्रक्रिया सबसे तीव्र किस काल में होती है? शैशवावस्था में ही होती। बहुत बढ़िया। बालक किस काल में अंतर्मुखी होता है? बालक किस काल में अंतर्मुखी होता है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में भी बालक अंतर्मुखी होता है। बताइए बाल्यावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है कि बहिर्मुखी होता है? ये बहिर्मुखी होता है। शैशवावस्था में शैशवावस्था में अंतर्मुखी, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी, और पुनः किशोरावस्था में जाकर के वहां दोनों चलती है। कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है। वहां पे आपके विकार संवेग किस तरह से स्थायी हो रहे हैं, उसी पर निर्भर करता है कि शैशवा किशोरावस्था में आप अंतर्मुखी बनेंगे या बहिर्मुखी बनेंगे। एक हफ्ता एकदम किशोरावस्था की शुरुआती स्टेज में अक्सर लड़कियां अंतर्मुखी होती हैं, लेकिन जो ही थोड़ा सा किशोरावस्था के जब अंतिम समय आता है तो उसमें लड़कियां बिल्कुल बहिर्मुखी हो जाती हैं। और लड़कों में भी कुछ बच्चे, एक लड़के इस तरह होते हैं बिल्कुल पूरी तरह से बहिर्मुखी होते हैं, और जो संवेगिक रूप से थोड़ा सा उस तरह के होते हैं वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। दोनों बातें साथ में चलती किशोरावस्था में, अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों साथ में चलता वहां पे। तो मुख्य रूप से जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी की बात यहाँ पे अगर कंफर्म रूप से जो अंतर मिलता है वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में ही मिलता है। चलिए बता दीजिए। जीवन का आधारिक समय काल कौन सा है? जीवन का आधारिक समय, आधारिक समय, इसका अगर जगह बना दे, अगर हम जगह कर दें यहाँ पे, तो कौन सा काल भरेंगे यहाँ पे? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, किसको भरेंगे भाई? खाना पीना बनाने वाले अपना माइक बंद कर लें। किशोरावस्था, इसको शैशवावस्था है। आधारिक समय मतलब जो आधार प्रदान करे आपके जीवन को। भाई आपको आधार नींव कौन देता है? शैशवावस्था ही तो आपके जीवन का आधार है, इसलिए इसको आधारिक समय कहते हैं। शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? आधारिक समय कहते हैं। वृद्धि की सीमा तय होती है। वृद्धि की सीमा तय होती है किससे? शरीर जो बढ़ रही है इसकी सीमा किससे तय होती है? इसका देखिए जवाब साफ साफ है, पोषण और आभास से, पोषण और अभ्यास से जो है वृद्धि की सीमा तय होती है। अगर पोषण सही मिलेगा, अभ्यास सही से करेंगे आप, तभी आपकी जो वृद्धि जो होगी उसकी अच्छी तरह से डेवलप होगा, बाकी चीजें चलेंगी आपके। एक प्रश्न और यहां से आता है, गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक भौतिक परिवर्तनों को एक शब्द में क्या कहेंगे आप?
गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक में होने वाले भौतिक परिवर्तनों को आप क्या कहेंगे? इसका जवाब है वृद्धि। इसका जवाब है वृद्धि, या इसी को विवृद्धि भी कहते हैं, विवृद्धि। दोनों चीजें इसके हैं। देखिए यहाँ पे बा नहीं है, वाह ही है, गलती से हो गया है बा। विवृद्धि भी कहते हैं इसको है। और एक प्रश्न और यहीं से बनता है, कोई नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? उसको मापन कहेंगे, प्रेक्षण कहेंगे, परीक्षण कहेंगे, या प्रयोग कहेंगे, क्या कहेंगे? उसके लिए शब्द है प्रयोग। एक नियंत्रित परिस्थिति में अगर कोई अध्ययन आप कर रहे हैं व्यवस्थित करके, तो वह आपका प्रयोग है। चलिए, शिशु अपने तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है, कथन किसका है? शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है, कथन किसका है? ये लिखाया गया था, स्टैंग महोदय का कथन है ये। टेंगा लिखे हैं, लेकिन लिखे नहीं, कौन लिखा है? गामक विकास से क्या तात्पर्य होता है? बताइए, गामक विकास का मतलब क्या है? बताया गया था कल, बता दीजिए एक बार और। बच्चे की मांसपेशियों, शक्ति और गति का विकास जो है, ये गामक विकास में आता है। बाल जीवन का अंतिम अवस्था कौन सी है? बाल जीवन की अंतिम अवस्था कौन सी है? गाना का नाम तो बताओ। अंतिम अवस्था, बालक के जीवन की अंतिम अवस्था। बाल जीवन की अंतिम अवस्था नाम बतावा। उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था, भाई उसी का अध्ययन करते हैं हम लोग हैं। बाल विकास में, बाल अध्ययन में किसका अध्ययन, कितनी उम्र तक अध्ययन करते हैं? किशोरावस्था तक। तो अंतिम अवस्था तो उसकी वही हुई बाल जीवन की। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर हम जो है किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं ना। तो प्रथम अवस्था इसकी गर्भावस्था हुई, और अंतिम अवस्था कौन सी इसकी हुई? किशोरावस्था हुई। तो बाल मनोविज्ञान में हम लोग जो है बालक के जन्म लेने से पूर्व गर्भावस्था से स्टार्ट करते हैं और किशोरावस्था तक पढ़ते हैं। यही बाल मनोविज्ञान आपका यही। तो बाल जीवन की अंतिम अवस्था की बात होकर क्या जवाब मिलेगा आपका? किशोरावस्था। इसका जवाब रहेगा किशोरावस्था। चलिए, जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? जन्म के समय 5 पाउंड। 3.5 किलो से लेकर 4.5 किलो के बीच में रहता है। बालक का औसत वजन जो होता है जन्म के समय 3.5 किलो से लेकर के 5.5 किलो के बीच में लगभग रहता है। चलिए, वो आ जाइए, आप बाल विकास में आ जाइए, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था के बारे में आपको सबको पता है कि कब से कब तक उम्र इसकी है। देखिए, शैशवावस्था को किसी ने 0 से 5 माना है, किसी ने 0 से 6 माना है, किसी ने 0 से 2 माना है। तो थोड़ा सा कंडीशनल है, लेकिन फिलहाल मिला जुला करके 0 से 5 ही आपका जो फैक्ट है। अगर परीक्षा में आपके 0 से 5 या 6 दिया है तो उसको भी सही मानेंगे आप। और नॉर्मली आपका परीक्षा में अगर किसी का नाम लेके नहीं पूछता अगर है, तो आप जो है 0 से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष अगर दिया है तब भी उसको आप मान लेंगे। और अगर नाम लेके किसी पूछता है कि 2 वर्ष तक किसने माना है, किसने जो है कितने क्या माना है, तब वहां पे तब जाके वहां पे आप क्लेरिफाई करेंगे कि इसका नाम क्या है, बाल्यावस्था कैसे कब तक है। इसके बारे में मैंने बताया भी था कि किसने 2 वर्ष तक माना, किसने 5 वर्ष तक माना, किसने 3 वर्ष तक माना है। एक बार मैंने बताया था इसके बारे में। तो बाल्यावस्था का जो समय एक बार और देख लीजिए, बाल्यावस्था में किसने क्या टाइमिंग दिया है। देखिए, आपके रास महोदय जो हैं ये 3 से लेकर के 12 वर्ष तक, 1 से 3 तो इस शैशवावस्था को मानते हैं रास महोदय,
और 3 से 12 वर्ष तक उम्र को क्या मानते हैं, ये बाल्यावस्था में रखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था इनका 3 से 6 है, उत्तर बाल्यावस्था इनका 6 से 12 है। तो ये रास महोदय का कथन है, रास महोदय के अनुसार है ये। और काल्पनिक महोदय जो है, इसमें 30 माह से इसको 3 भागों में बांटा इन्होंने, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो ज्यादा इसमें घालमेल है ज्यादा यहाँ पे। फिलहाल देख लीजिए एक बार, पूर्व बाल्यावस्था इनका 30 माह से 5 वर्ष तक है। 30 माह मतलब भारतीय 36 लगभग 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक इनका जो पूर्व बाल्यावस्था है, पुनः 5 से 9 वर्ष तक इनकी जो है मध्य बाल्यावस्था है, फिर 9 से 12 वर्ष तक इनकी जो है उत्तर बाल्यावस्था है। मतलब इनका बाल्यावस्था इनका 30 माह मतलब हो गया कि भारतीय 36, लगभग 2.5 साल से लेकर के 12 वर्ष तक इन्होंने जो है बाल्यावस्था को रखा है काल्पनिक महोदय ने। और शैले का आप जान ही रहे हैं, कोई समस्या नहीं, शैले का सामान्य है, 5 से 12 वर्ष तक है। और इस तरह से, और कौल महोदय हैं, वे जो है 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की उम्र को जो है में रखते हैं। तक कम आपसे है, लेकिन एक बार दिमाग में ये बातें जो है, ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग में एक रूढ़ बन गई हो, हमको जो है 6 से 12 वर्ष से ही, 5 से 12 वर्ष से ही मानना है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा घुमा फिरा देगा तो उसको अपने हिसाब से आप जो है वहां पे याद पढ़े थोड़ा सा रहेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे वहां पे। मतलब बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि नहीं परीक्षा में आपके जो है 5 से 12 वर्ष ही रहेगा, हो सकता है वहां थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है, दिमाग में रहेगा, थोड़ा सा वहां पे आप जो है मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से। देखिए बाल्यावस्था जो है, इसके ये भावी जीवन की आधारशिला है, भावी जीवन की आधारशिला है। अगर वास्तव में शैशवावस्था जीवन का आधार देता, नींव देता है, तो क्या है, बाल्यावस्था जो है भावी जीवन की आधारशिला है। अगर वास्तव में शैशवावस्था में सरिया मोरंग के रख करके वहां पे डाली जाती उसमें अगर है, तो उसको मजबूती प्रदान जो होती है बाल्यावस्था में आके होती है। मानव जीवन की जो सरिया और बालू मोरंग जो दिया गया था शैशवावस्था में, उसको तराई मार करके या थोड़ा समय दे करके व्यवस्थित करने वाला काम, और उसमें ऊपर से जो है कि बिल्डिंग पे ऊपर से कलाई करके या पेंट लगा करके उसको व्यवस्थित मजबूत करने वाला काम जो किसमें किया गया, बाल्यावस्था में होता है शरीर, मानव शरीर का। तो इसीलिए इसको जो है भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। आपके बाल्यावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा गया। खास करके ये बाल्यावस्था शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की कड़ी है, बीच में आता है, बीच में आता है। चलिए ये भी बात हो गई। और हल्लाक महोदय ने लिखा इसमें है, उत्तर बाल्यावस्था 6 की आयु से लेकर के यौनारंभ तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। तो इसमें हल्लाक ने 2 भागों में बांटा इसको, 0 से 6, नहीं 2 से 6। हल्लाक का भाई शुरुआती बाल्यावस्था शैशवावस्था कहां से कहां तक है, ये तो मानते हैं कि 2 सप्ताह तक ही इन्हीं का है ना कथन, हल्लाक का ही हर लाख का 2 सप्ताह तक ही, 2 सप्ताह तक ही होता है। लेकिन उसी में एक पूर्व बाल्यावस्था इनकी है, तो शायद 2 से नहीं हाँ सुनिए, ये तो बचपना अवस्था, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह है, इसके बाद है बचपनावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, तब फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से वही 6 पूर्व, वर्ष। मतलब वही बात हमें लग रहा है 3 से 6 वर्ष तक जो आपका इनका है ये पूर्व बाल्यावस्था है, और 6 से लेकर पुनः जो है 12 वर्ष तक इनका जो है उत्तर बाल्यावस्था है। तो बचपनावस्था इनके बीच में इनकी आती है। 7 से तो 12 उत्तर। हाँ ठीक, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर के यौनारंभ तक जो है 11 और 12 वर्ष के बीच में होती है। इसलिए इसमें क्या होता है कि 11-12 वर्ष लिखने का इनका उद्देश्य यह है कि लड़कियों में किशोरावस्था 1 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और किशोर लड़कों में जो है कि किशोरावस्था जो है 12 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। तो 11-12 वर्ष लिखने का उद्देश्य इनका यही है। लड़कियों में किशोरावस्था जो होती है 11 वर्ष से शुरू हो जाती है वयः संधि जो है, लड़कों में जो है वयः संधि जो होती है 12 वर्ष के बाद उसकी स्टार्टिंग होती है। तो ये बीच में थोड़ा सा इनका हो जाता है, 11 से 12 वर्ष हो जाता है। 12 से 13 लड़कियों में है, 12 से 14 लड़के। इसमें देखिए
ये भी जानिएगा कि विद्यालय की जाने की उम्र बच्चों की जो है स्कूल एज, एलिमेंट्री स्कूल एज जो है, प्रारंभिक स्कूल गमन की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। बाल्य बालक प्रथम बार जिस उम्र में विद्यालय से परिचित होता है वो है आपकी बाल्यावस्था। फिलहाल अभी तो पूर्व आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो गई, तो 2 वर्ष से ही बालक जो है आंगनबाड़ी में जाकर छोटा बड़ा सीखने लगे हैं। या आपकी जो है बाकी जो व्यवस्थाएं चलती हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वो आपके एलकेजी यूकेजी में डालते हैं, तो छोटे बच्चों को भी वहां पे स्कूल में जगह मिलती, जहाँ से बच्चे जो है छोटे बच्चे जो होते हैं वहां पे पहुंचते। लेकिन जो शुरुआती वास्तव में जो विद्यालय की जो उम्र है, प्रारंभिक विद्यालय की जो आयु है, वो कौन सी अवस्था आपकी है? बाल्यावस्था ही आपकी। इसलिए इसको जो क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री स्कूल एज या प्रारंभिक विद्यालय की आयु, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। चलिए भाई, और किसी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ये बताइए, एक चीज और जानिएगा यहीं पे, इस अवस्था को जो है बालक का निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। बालक का निर्माणकारी काल भी कहते हैं। और सबको पता है क्यों कहते हैं इसको? है क्योंकि बालक, मैंने कई बार बताया भी यहाँ पे, इस उम्र में आकर बालक जो है एक मतलब ऊर्जा इकट्ठा करता है। ऊर्जा इकट्ठा करता है। और बालक जो कुछ भी शैशवावस्था से पाया रहता है, यहाँ आकर के अपने शरीर को व्यवस्थित और मजबूत करता है। संवेगिक जो भी चीजें वहां से उसको मिलती हैं शैशवावस्था से, वहां आकर मजबूती प्राप्त अपने आप को देता है वो अवस्था विश्राम करके। और यहीं पर एक ब्लेयर एंड जोन्स है। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, 3 लोगों का कथन है। कथन ये कहते हैं लोग हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन का कथन है। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन कहते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं। तीनों लोगों का इसमें नाम है। हो सकता है परीक्षा में इस तरह से दो एक कोटेशन देता है, तो अगर इसको जरूर नोट कर लीजिए कहीं कहीं से पुनः। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन 3 लोग हैं जो ये कहते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। इसके बाद देखिए कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बाल्यावस्था में। देखिए कि डर्टी एज भी कहते हैं इसको, है सामूहिक खेल की भावना का। हाँ, बाल्यावस्था की बात पूरी तरह से हो रही है। बाल्यावस्था को डर्टी एज भी कहते हैं। शैक्षिक जीवन में बाल्यावस्था से शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं होती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं होती है। यहीं पर कोल एंड ब्रूस महोदय हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। इसको उन्होंने अनोखा काल कहा है। अनोखा काल, अनोखा काल नामकरण किसने दिया है? कोल एंड ब्रूस ने दिया है। शैशवावस्था नहीं, बाल्यावस्था। और कोल एंड ब्रूस का एक कथन यहाँ पे और है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन, मतलब अवस्था को समझना बड़ा कठिन काम इसको है। और जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा गया इसे, जीवन का स्वर्णिम काल। गोल्डन एज ऑफ लाइफ किस काल का नामकरण है? अब किसने कहा है तो नहीं मिला मुझे, लेकिन इसको जीवन का स्वर्ण युग कह लीजिए आप, द गोल्डन एज ऑफ लाइफ। तो इसको जीवन का स्वर्ण काल भी कहा गया है।
और मिथ्या परिपक्वता नोट कर लीजिए, किसने कहा? रास ने कहा इसको है। मिथ्या परिपक्वता, ये कथन किसका है? ये कथन है रास रास। का। रास ने जो है, और कोई नहीं जुड़ा है क्या? नहीं, 5 लोग जुड़े हैं। चलिए ठीक है, सभी लोग लग रहा है कि एकदम मौन धारण किए हुए हैं। चलिए आगे बता दीजिए। एक चीज और यहीं पर जानिएगा, इस काल में बालक ये कैसे, क्यों है, ये कैसे हुआ, इस तरह के प्रश्न पूछता है। और शैशवावस्था में बालक जो है यह क्या है, इस तरह के प्रश्न करता है। अगर मान ली परीक्षा में दे दे आपके, यह क्या है, संभावित प्रश्न हो सकता है उम्र का, तो बात अगर आएगी वहां पे यह क्या है के लिए बात आएगी, तो क्या जवाब देंगे आप? यहाँ पे आप शैशवावस्था का जो है, यहाँ शैशवावस्था लिखेंगे। यह कैसे है, यह बाल्यावस्था। कैसे हुआ, यह ऐसा क्यों है, इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो ये किस काल की विशेषता यह है? ये विशेषता है बाल्यावस्था की। ये विशेषता बाल्य, इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आपसे पूछता है, साफ साफ पूछता है यहाँ से। यहाँ पे एक कथन है स्टेंग महोदय का, स्टेंग महोदय का एक कथन यहाँ पे है, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। मतलब बाल्यावस्था में पहली बार बालक जो घर से बाहर निकलता है, स्कूल के लिए जाता है, और कभी कभी साइकिल लेकर निरुद्देश घूमता है वो। हाँ, ये भी इसमें इसकी विशेषता एक होती है, निरुद्देश भ्रमण की। निरुद्देश भ्रमण की विशेषता किस काल की है? अगर साइकिल पा गया, अगर आपकी मोटरसाइकिल पा गया, अगर वो पता नहीं है कहाँ कहाँ मोटरसाइकिल लेकर घूम आया आपका वो, आपने एक बार उसको अवसर दे दिया मोटरसाइकिल लेकर जाने के लिए, एक साइकिल लेकर जाने के लिए, तो बहुत दूर दूर तक जो है घूमता रहता है बिना मतलब के। दिन भर गाड़ी चलाएगा वो, दिन भर साइकिल चलाएगा, दिन भर घूमेगा वो, मतलब कोई उद्देश्य नहीं घूमने का उसका, बस केवल घूमना उसको है। तो निरुद्देश भ्रमण की भी प्रवृत्ति किस काल में मिलती है? तभी जवाब इसका आप क्या देंगे, तभी जवाब आप इसका जो है आप बाल्यावस्था ही देंगे। बाल्यावस्था में देखा होगा आपने, बहुत से बच्चे मिलेंगे जो साइकिल पा जाते हैं तो दिन भर घूमते रहते हैं साइकिल लेकर के, बहुत वैसे भी से दिन भर घूमते रहते हैं। सभी बच्चे अक्सर साइकिल पा जाते हैं हमें। सभी बच्चे तो कम, लेकिन खास करके बाल्यावस्था की विशेषता है ये। बाल्यावस्था में अगर इनको मिल गया अगर कोई ऐसी चीज, विशेष रूप से दिन भर घूमेंगे वो। शैशवावस्था में कम कंडीशन, शैशवावस्था में कम मिलती है, बाल्यावस्था में ज्यादा। शैशवावस्था में बालक दूर नहीं जाएगा, लेकिन बाल्यावस्था का बालक जो होता है दूर भ्रमण के लिए भी निकल जाता है, टूर पे चला जाता है, क्योंकि भाई बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक है। तो 12 वर्ष को मुझे पता नहीं, गाड़ी पा जाएगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर चला जाएगा वो। चलिए आगे आ जाइए। इसमें रचनात्मक कार्यों में आनंद भी लेता है वो, रचनात्मक कार्य भी करता है। लकड़ी की वस्तु बनाना, सीना पिरोना, कढ़ाई करना, ये सब भी इस काल की विशेषताएं हैं। अगर कुछ विशेष काम देंगे तो जरूर तन मन से करेगा उसको, इस तरह कुछ काम देंगे उसको आप अगर तो। और इसी काल में सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि जैसे गुणों का भी, नैतिक नैतिक गुणों का भी उसके अंदर क्या होता है, डेवलप होता है, विकास होता है। साइकिल चलाता है। चलिए ये बताइए, संग्रह करने की प्रवृत्ति। आवाज मेरी नहीं आ रही क्या? एक लोगों का कमेंट है आवाजें नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है स्पष्ट। कोई ऐसा तो नहीं इसका आवाज नहीं आ रही है? सुनील जी, विनय जी, प्रेम कुमार जी, बाकी आप लोगों का माइक बिल्कुल बंद है। आवाज आ रही है सर। आ रही है आवाज? नाम है सुनना चाहते हैं केवल? चलिए ठीक है, सुनिए। सर, प्रेम कुमारी। अच्छा, प्रेम कुमार इसमें लिखा हुआ है, अच्छा आगे लिखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए ठीक है। तो देखिए, मुख्य रूप से आपको जानना जो यहाँ पे था, कहाँ गया वो? बहिर्मुखी व्यक्तित्व तो कोई समस्या नहीं है, बाल्यावस्था में बालक जो बहिर्मुखी हो जाता है। और एक विशेष चीज यहाँ पे और भी है, समान सेक्स, समान क्या बोलते हैं, समलैंगी
समलैंगी जो आकर्षण इस काल में होता है, समलैंगी मतलब बालक बालक के साथ रहेगा और बालिका जो होती है बालिका के साथ इस काल में रहती है। मतलब बाल्यावस्था में बालक बालक के साथ खेलता है और बालिका जो होती है बालिका के साथ खेलती है। ये विशेष रूप से किस काल की विशेषता है? ये विशेषता आपके जो है बाल्यावस्था की। और एक चीज और है यहाँ पर, इसी चीज को बालक के अंदर झिझक को दूर करने के लिए सह शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था खास करके इस काल की विशेषता की गई है। खास करके कक्षा 8 तक, जी तो लगाए थे। कक्षा 8 तक के बालक जो है कि बालकों की सह शिक्षा थी। बाद में जो है कि 8 के बाद जब बालक हाई स्कूल में पहुंचते हैं तब तब वहां पे जाकर के शिक्षा के वहां पे एक बालकों के लिए विद्यालय, बालिकाओं के लिए विद्यालय, लेकिन अक्सर विद्यालय आपके जो अब वर्तमान में जो मिलेंगे आपको को एजुकेशन है, मतलब बालक बालिका साथ ही बैठ के शिक्षा लेते हैं। लेकिन इसके पहले जो बहुत विद्यालयों में मिलेंगे आपको जहां बालक के लिए बालिका के लिए सारे विद्यालय बालक बालिकाओं सबके लिए खोल दिए गए हैं। तो कक्षा 8 के बाद ही जो है अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था कहीं प्रणाली कहीं मिलेगी आपको, लेकिन कक्षा 8 तक बालक बालिकाएं जो है साथ साथ ही बैठ करके शिक्षा व्यवस्था जो है ग्रहण करते हैं। तो को एजुकेशन की व्यवस्था जो नॉर्मली जो चलती है वो कक्षा 8 तक जरूर है। और देखिए इसमें काम प्रवृत्ति की न्यूनता इस काल में कक्षा 12 वर्ष की उम्र तक जो है काम प्रवृत्ति की जो भावना जो होती है बालक में लगभग जो शून्य सुसुप्तावस्था में रहती है। और एक चीज और जानिएगा कि दुविधा में डाल के प्रश्न पूछता आपसे है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति किस अवस्था में बताई होती है? कोई बता दे हमको। कोई बोले जवाब दे यहाँ से। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में सुसुप्त अवस्था में? जागृत अवस्था में होती है, क्योंकि सिगमंड फ्रायड है। हाँ वही उनका सिगमंड फ्रायड का कथन है, इसलिए परीक्षा में आपको दुविधा में डाल के प्रश्न पूछेगा यहाँ से। अगर आप जो है पढ़े नहीं इसको अगर है तो पक्का है कि यहाँ पे गलती करेंगे आप। तो जानना याद रखना आपको है। इसीलिए जो है कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहते हैं। जो काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में थी वह काम प्रवृत्ति पुनः जाकर के आपकी किशोरावस्था में दिखाई पड़ती है। इसी कारण से जो है किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहते हैं। परावर्तन मतलब पुनः लौट के आ गया वहां से वो। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। मतलब इस तरह दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ये सब चीजें आपको याद रखना दिमाग में। और दूसरी चीज है कि सामूहिक प्रवृत्ति की सामूहिक भावना की प्रबलता। किसी का कथन है, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो बाल्यावस्था का बालक नहीं खेलता हो, मतलब नहीं खेला हो। तो और जानते आप हैं कि खेल से सामूहिकता की भावना का विकास होता है। खेल से क्या होता है? सामूहिकता की भावना का विकास होता है। मतलब खास करके, और इसको एक चीज और जाने, इसको स्पोर्ट एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? स्पोर्ट एज, खेल की उम्र। सारे बालक जो हर प्रकार कोई खेल हो जाए, गुल्ली डंडा से लेकर के बड़े से बड़ा कोई खेल हो, हर खेल बालक इस उम्र में जो क्या करता है, खेलता है। इसलिए इसको जो है इसलिए इसको स्पोर्ट एज भी कहते हैं। जैसे मैं बताने का उद्देश्य आपको ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है या बाल्यावस्था की विशेषता है। तो अगर आप जानते रहेंगे तो वहां से आपको जवाब देना आसान हो जाएगा इस सारे प्रश्नों का। मान ले पूछ दे कि अंतर्मुखी विशेषता किस काल की है, या आपकी सामाजिकता की भावना बालक के अंदर किस काल में डेवलप होती है। तो सामाजिकता की भावना वास्तव में बालक के अंदर जो खेल से ही डेवलप होती है, और खेल की वास्तविक उम्र कौन सी आपकी है? बाल्यावस्था है। छोटे से बड़े खेल हर खेल को खेलते हैं, गुल्ली डंडा से लेकर के गोली कंचा जो भी मिल जाए, ताश पत्ता जो भी मिल जाएगा सब खेलते हैं। और ये भी जानिएगा कि निश्चित रूप से किसी न किसी समूह का अंग भी होते हैं। और एक चीज और, अपने इस बात को किसी से बताते भी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी कोई ग्रुप जाकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया जो लगता है कि परिवार के लिए ठीक नहीं है, तो कोई घर वालों भनक नहीं चलेगी इसकी। अगर वो जुआ पार्टी में पहुंच गए छोटे बच्चे बाल्यावस्था वाले, और वहां जाकर के जुआ जा खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, या मतलब जो जिस पर प्रतिबंध लगाया आपने है वो जा खेल रहे हैं, तो बताएंगे नहीं आपको कभी वो।
मतलब घर वालों को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि बालक हमारा जो बच्चा हमारा जो इस तरह कोई गतिविधि किसी क्रिया में भाग लेता है वो। ये भी विशेषता इस काल की। इसलिए बाल्यावस्था के बच्चों को निगाह रखना विशेष रूप से अति आवश्यक है कि हमारा बालक जो है किसके साथ उठ बैठ रहा है, उसके शरीर में किस तरह के चेंजिंग आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, बात व्यवहार में किस तरह का उसके परिवर्तन दिख रहा है। तो उसी हिसाब से हमको उसकी व्यवस्था भी करनी अति आवश्यक है। बच्चे को देख करके, बच्चे को समझ करके, बालक हमारा किसके साथ उठता बैठता है। एक कहावत है ना, क्या नाम, मित्रता, किसने लिखा है? मित्रता। रामचंद्र एक लाइन है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। उसकी एक लाइन है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और किसी ने ये भी लिखा है कि दुष्टों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहो। अगर दुष्ट लोग, 4 दुष्ट लोग मिल जाए, उनके साथ रहना पड़ जाए, उससे बढ़िया आप अकेले रहो, ठीक है, लेकिन दुष्टों के साथ मत रहो। और बुराई ज्यादा ग्राह्य होती है। बुराई बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और अच्छाई सीखने में उनको समय लगता है। अच्छाई जल्दी कोई नहीं सीखना है, बुराई तुरंत पकड़ते हैं लोग। अभी पीछे लिख दिया था कि मेरे पीछे मत देखो, दफ्ती लगा कर घूम जाओ पूरे चौराहे पर कि मेरे पीछे नहीं देखना है, तो निश्चित रूप से पूरा गांव देख, पूरा पीठ देख लेगा आपकी पीठ पीछे क्या लिखे आपको। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर किसी मोबाइल में कोई वीडियो आ जाए कि इसे मत देखिए, इसे अकेले में देखिए या मत देखिए, तो जरूर खोल के कोई न कोई टच करके उसको देख लेगा कि भैया क्या इसमें है। तो इस तरह की बातें जो मतलब क्या बुरी बातें दिमाग पे बहुत तेजी से अग्रेसित करती हैं। छोटे बच्चे, खास करके वर्तमान युग जो हमारा है, मोबाइल का एज है, खास कंप्यूटर का उम्र है, तो छोटे बच्चों पर मोबाइल दीजिए, बाकी चीज दीजिए, जिस पर विशेष रूप से इस चीजों पर गौर करिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। और जानते हैं आप है कि बुरी चीजें बच्चों को तेजी से आकर्षित करती हैं, अच्छी चीजें कम आकर्षित करती हैं। तो इन चीजों को विशेष रूप से गौर करना आपको। बच्चा हमारा मोबाइल पाया है या गांव में घूमने गया है तो कहाँ पे गया है, किसके साथ गया है, इन चीजों पर विशेष रूप से छोटे बच्चों पर, खास करके ये उम्र जो आपकी है बाल्यावस्था, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नहीं बच्चा आपका कहीं भटक जाएगा, आप जान नहीं पाएंगे, बताएगा भी नहीं आपसे कि मैं ये काम करता हूं। और बड़े लोग जो होते हैं इसी उम्र में बच्चों को जो है मदिरा पान या गांजा पिलाने की व्यवस्था या अन्य चीजें व्यवस्था इसी काल में करते हैं, क्योंकि बालक निश्चित रूप से किसी न किसी जो है एक संघ का, एक ग्रुप का मेंबर होता ही होता है बालक। और वो ग्रुप मेंबर किस तरह का है, वो मतलब वो बच्चों की कम्युनिटी किस तरह की, उसी पर निर्भर करता है बच्चा आपका सीख क्या रहा है। यहाँ पे और सामाजिकता और नैतिकता का विकास बताइए किस काल में होता है? नैतिक विकास, डेवलपमेंट किस काल में, नैतिक विकास किस काल में डेवलप होता है? हेलो, ये भी आपके बाल्यावस्था की विशेषता है। ये भी विशेषता आपके बाल्यावस्था की ही है। परिवर्तन, लगातार बालक जो है उसकी रुचि लगातार बदलती रहती, बालक की रुचि जो चेंज होती रहती है। तो रुचियों में परिवर्तन की जो विशेषता है खास करके यह आपके जो है ये बाल्यावस्था की ही विशेषता है, बाल्यावस्था की ही विशेषता है। चलिए एक चीज और जानिएगा, एक है यहीं पे कोल एंड ब्रूस है। कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। भी नोट कर लीजिए, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, संवेगात्मक विकासों का अनोखा काल जो है कोल एंड ब्रूस ने कहा है। किस अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को। ये भी नोट कर लीजिए, यहीं पे काम की चीज है, परीक्षा में हो सकता है सीधे दे दे। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ये कथन है कोल एंड ब्रूस का। कोल एंड ब्रूस का कथन है ये।
हाँ, कल एक ग्रंथ मुझे याद नहीं आ रही थी, वो थी भावना ग्रंथ। मैंने कहा कि बालक के मन में कुछ ग्रंथियां डेवलप हो जाती हैं विशेष प्रकार के प्रताड़ना दंड देने से, तो वो भावना ग्रंथि है। ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम भावना ग्रंथ। एक किल पैट्रिक महोदय हैं, किल पैट्रिक महोदय। किल पैट्रिक महोदय ये कहते हैं कि बाल्यावस्था जो आपका है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण है। ये कथन किसका है? ये कथन आपके है किल पैट्रिक का। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। तो एक तरह से बालक जो है इस काल में, और किसी ने ये भी कहा कि क्या बोलते हैं, झूठी परिपक्वता का काल है ये। किसका कथन है ये? झूठी परिपक्वता वाला। मिथ्या परिपक्वता, रास महोदय का कथन है ना। किसी नोट में आपने नोट किया था? मिथ्या परिपक्वता नोट हो गया, बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ चीजें जो हैं, जो फैक्ट चीजें कुछ थी, उसके बारे में मैंने बताया कि विशेषताएं कौन कौन से इस काल की। हमें उम्मीद करता हूं कि इससे अधिक प्रश्न परीक्षा में आपसे इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। बाल्यावस्था के बारे में प्रश्न अगर आपसे आया, विशेषताओं के बारे में पूछा, तो जो बताया मैंने, अगर इसको इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आप जो, तो बाल्यावस्था में इसके बाहर इतर जो है विशेषताओं को लेकर प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा। अब जरा इस पे शिक्षा के स्वरूप को लेकर देख लीजिए। शिक्षा किस तरह के बालक को मिलनी चाहिए इस काल में? शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की करनी चाहिए शिक्षक को? और खास करके आपके क्या बोलते हैं, शैक्षिक जो आपका एक सिलेबस आपका जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या बोलते हैं उसको, शिक्षण निपुणता करके इसमें है आपके सुपर टेट वाले में। तो ये सारी चीजें उसमें आपके आएंगी। ये तो मतलब बाल मनोविज्ञान की बातें हो गई कि बालक कैसे है, क्या करेगा, कि उसमें शिक्षा की व्यवस्था का आप किस तरह से करेंगे, बाल्यावस्था में किस तरह की व्यवस्था करेंगे वहां पे, उसके बारे में खास करके आपका जो स्कूल है, जो कक्षा आप प्राइमरी में जो पढ़ाने वाले आप हैं, वहां पर बालक किस काल के मिलते हैं, किस उम्र के मिलते हैं? बाल्यावस्था से लेकर बाल्यावस्था के ही बालक मिलते हैं। मतलब खास करके आपको बाल्यावस्था के बारे में ही पढ़ना है कि बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था आप किस तरह से करेंगे बच्चों की, इसी के बारे में पढ़ना आपको। तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या करेंगे। वास्तव में ये जीवन की आधारशिला है, जीवन की आधारशिला है। एक शब्द और उसकी किशोरावस्था के लिए, शैशवावस्था के लिए मैंने कहा था, उसका नाम बताइए। आधारशिला की जगह पर कौन सा हो? चलिए ठीक है। जीवन का आधारिक अवस्था है शैशवावस्था। आधारिक अवस्था है, ये आधारशिला है। अब पता नहीं दोनों में अंतर क्या है भाई, मनोवैज्ञानिक ही जानेंगे, लेकिन मुझे अंतर आधारशिला में और आधारिक पता नहीं क्या अंतर दोनों में है। लेकिन चलिए जो भी हो, शब्द पे ध्यान देना आपको है। शब्द परीक्षा में आएगा तो वहां पे उल्टा पलटा मत करना, इसको शब्द पे विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए आपकी शैशवावस्था में नहीं, बाल्यावस्था की शिक्षा की व्यवस्था करनी आपको है। पहली बात तो शारीरिक विकास पर ध्यान आपका होना चाहिए। जैसे खेल कूद के साथ साथ बच्चे बहुत खेल प्रिय होते हैं, तो उनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। बालक के हड्डियों और मांसपेशियों का डेवलप होना होता है। इसके लिए बताइए, शरीर का निर्माणकारी तत्व कौन सा है? शरीर का निर्माणकारी तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम से निर्माण कुल होता है। ये बताइए जो नहीं। पांच प्रकार बताया था मैंने, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन से, पांचों प्रकार भोज्य पदार्थ में शामिल होते हैं। उसमें आपका कैल्शियम भी उसमें है। कैल्शियम हाँ। आपके खनिज लवण में आता है। कैल्शियम जो खनिज लवण में आता है। तो 5 प्रकारों में बताइए, इसमें से कौन सा निर्माणकारी तत्व आपका है 5 प्रकारों में? प्रोटीन, वसा, प्रोटीन है। प्रोटीन, वसा जो है, वसा चर्बी का निर्माण करती है। प्रोटीन हड्डी का या आपके निर्माण का जो ढांचा दे बनाती है प्रोटीन। और बाकी जो उसमें खनिज तत्व है, जैसे आपने बताया कैल्शियम खनिज तत्वों में आता है। वो आपकी कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कुछ चीजें इस तरह से हैं, इस
तरह से कुछ चीजें हैं। विटामिन आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है और कुछ आपके कुछ खनिज तत्व भी आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे आपका घेघा रोग हो गया, घेघा रोग में कौन सा क्या लगता है उसमें? आयोडीन। आयोडीन लगता है। तो इंसुलिन आपका वो बढ़ने पर इंसुलिन की मतलब कुछ तत्व भी आपके हैं जो आपको जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन इन तत्वों के अलावा खासकर बीमारी की बात अगर होगी तो वहां विटामिन का नाम आएगा। विटामिन खासकर क्या करती है आपको? तो रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। अच्छा बताइए, विटामिन मिलते कहाँ पे हैं? मुख्य विटामिन का स्रोत क्या है? फल। फल है। हरी मतलब सब्जी। फल, खास करके हरी सब्जियां तो खनिज लवण के स्रोत हैं। फल फल है। खास करके विटामिन का स्रोत फल आपके हैं। और फल या सबसे चाहे कम फल हो खाए। गेहूं, चाहे फल वो गेहूं के रूप में हो चाहे चावल के रूप में मिल जाए, मतलब फल ही है जो विटामिन के स्रोत हैं। गेहूं से विटामिन आपका विटामिन बी मिलता है, B1 थायमिन मिलता है। नहीं गेहूं से नहीं, चावल से मिलता है। चावल के ऊपर जर्दी जो होती है जिसको हम पॉलिश मार के निकलवा देते हैं, बाहर कर देते हैं, चावल की जर्दी से विटामिन B1 मिलता है, मतलब थायमिन मिलता है। परीक्षा में प्रश्न ये भी सीधे सीधे पीसीएस में आया हुआ है कि पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? बताइए कोई बताए। स्कर्वी। मेरी नहीं। स्कर्वी रोग, क्या सर? स्कर्वी रोग होता है विटामिन बी कमी से। विटामिन B1 कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। बेरी बेरी होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ये होता है। चलिए, तो खास कर कहना मेरा यहाँ पे यह है कि शारीरिक बच्चे के शारीरिक विकास पर विशेष रूप से इस काल में आपको ध्यान देना होता है। दूध मिले उसको, फल मिले और भोजन सामग्री उसकी जो दुरुस्त हो, तभी उसका शारीरिक विकास सही सही होगा। तो और इसीलिए स्कूल में MDM की व्यवस्था की गई ताकि बच्चा विद्यालय में अगर आए तो ऐसा ना हो सुबह खा के आए बेचारा शाम तक, बेचारा शाम तक वैसे रहे, भूखा मर जाए स्कूल में, वो मतलब भूखा रहे हो। इसीलिए दोपहर में MDM की व्यवस्था विद्यालय में की गई है। लेकिन हमारे मास्टर साहब लोग और कुछ प्रधान लोग मिलकर के MDM में पूरा गोलमाल कर जाते हैं। उनको केवल मिलता क्या है? उनको मिलता है चावल और हल्दी मिलती है, चावल और हल्दी मिलते हैं उनको, सारी चीजें बीच में गायब हो जाती हैं। चलिए ठीक है, यहाँ अगला देखिए, बाल मनोविज्ञान है। माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों को और हम बात कर रहे थे बाल्यकाल में जो है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस तरह से हो, उस पर चर्चा हम कर रहे थे खास करके आप लोगों से। तो शारीरिक विकास बात कंफर्म हो गई कि इस काल में बड़ा महत्व है बच्चे के लिए। जो भी भोज्य सामग्री है, संतुलित आहार जो आपका है, बच्चों को मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि उस काल में शरीर का विकास हो रहा होता है। और ये भी जानिएगा कि इस काल को परिपाक काल के नाम से भी जानते हैं। बाल्यावस्था को परिपाक काल क्यों कहते हैं? बालक शैशवावस्था में जो भी शारीरिक ढांचा प्राप्त करता है, इस काल में आकर उसको मजबूत करता है बाल्यावस्था में। इसीलिए बाल्यावस्था को परिपाक काल का भी, परिपाक काल के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, हम नहीं पूछ रहे। चलिए ठीक है। और दूसरी चीज है कि जो मनोविज्ञान के ज्ञान की बात किया मैंने, तो अभिभावक को, माता पिता को और शिक्षक को ये मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। क्योंकि भाई सही बात है कि बच्चों को अगर, अभिभावकों को अगर जो है रामायण महाभारत छोड़ करके अगर वे बाल मनोविज्ञान एक बार पढ़ लें तो उनके बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन समस्या ये कि धर्म की जंजीर जो हमारे पैरों में, बेड़ियों पैरों में जो पड़ी हुई है, वो हमें और कुछ सीखने नहीं देती। हमें विज्ञान नहीं पढ़ने देती, हमें संविधान नहीं पढ़ने देती, हमें जो है मनोविज्ञान नहीं पढ़ने देती। अगर ये सब जंजीरें कहीं न कहीं थोड़ा सा ढीली पड़े तो बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान पढ़ना अति आवश्यक है, हमें संविधान पढ़ना आवश्यक है, हमें जो है कि विज्ञान पढ़ना आवश्यक है। ये सारी चीजें तभी हम पढ़ पाएंगे जब थोड़ा सा हम समय पर वहां से यहाँ निकालेंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हम जो बाकी चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो बाल मनोविज्ञान पढ़ लेंगे तो हम बच्चों के बारे में जान तो जाएंगे किस काल में बच्चा, अक्सर क्या होते हैं जो होते हैं
क्योंकि भाई सही बात, जिम्मेदारी ज्यादा उनके ऊपर होती है। दिन भर बच्चों के साथ रहती हैं, खेलती हैं, झेलती उनको है, तो गुस्सा भी उनको लगता है। तो कुछ औरतें जो होती हैं, जो थोड़ा सा परिवार से झल्लाई हुई होती हैं, अपना सारा गुस्सा बच्चों पर ही निकालती हैं। बच्चों को जब भी मन करेगा 2-4 से जड़ देंगे उनको, ताकि दूर रहे बच्चा उनसे, नजदीक ना उनके आए। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है कि बच्चों को इस तरह से मारने से बच्चे के जो व्यवहार पर, बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। बच्चा अगर वो स्वास्थ्य मनोविज्ञान पढ़ तो मारने से पहले एक बार मन में उनके आता है बच्चे का जो है, बच्चा गलती करेगा और क्यों गलती, बच्चा खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, क्यों कर रहा है। बदमाशी करने के पीछे एक कारण है, क्योंकि बालक का ये समय ही बदमाशी करने का ही है। तो उनको अगर इस बात के बारे में जानकारी हो जाएगी तो बच्चे को मारेंगे नहीं। कई बार गुस्सा हमको भी आता है, लेकिन हम जान जाते हैं कि बालक ये काम क्यों कर रहा है। कई बार बच्चों के क्रियाकलाप को देखकर गुस्सा लगता है, मारने को भी मन करता है, लेकिन समझ में आ जाता है कि बालक यह काम कर क्यों रहा है। और मैं जान जाता हूँ कि 12-13 साल में जाते जाते अपना काम ये 10 साल में, 5 साल में, 4 साल में काम अपना बंद कर देगा ये। तो ये समझ में अगर आ जाएगा तो बालक का जो 20वीं शताब्दी को जो बालक के क्या बोलते हैं, बालक की जो शताब्दी कही गई है, किसने कहा बताइए, कोई बताए हमको। क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को क्रो एंड क्रो बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा। क्रो एंड क्रो क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो अगर हम इस बात को अगर पढ़ लेते, वास्तव में हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक और हम लोग शिक्षक लोग अगर पढ़ लेते इस बात को कि बालक को समझना कितना आवश्यक है, तो कम से कम ये समस्या ना खड़ी होती। बच्चे के विकास में और परिवार के विकास में, समाज के विकास में, बच्चों के संवेग के विकास में, शारीरिक विकास में ये समस्या ना खड़ी होती। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से मंदिरों में, मस्जिदों में या हिंदू मुस्लिम में करने में, इन सब चीजों में लगा हुआ है। और समाज को किस तरह तोड़ा जाए, शासन का भी दिमाग इसमें लगा हुआ है। किस तरह से लोग उत्पात मचवाया जाए, किस तरह से लड़वाया लोगों को जाए, ये सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार से लेकर के समाज, जो कुत्सित समाज है वो कर रहा लगातार। इस चीजों को समझने की आवश्यकता है। चलिए, फिलहाल मनोविज्ञान की बात हो रही थी। और दूसरा चीज यहाँ पे एक भाषा विकास पर ध्यान देना। भाषा विकास पर स्कूल में बच्चा अगर आया है तो उसका भाषा विकास, मैंने कल चर्चा किया था आप लोगों से, भाषा विकास को लेकर के बालक को अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना सबसे बड़ी बात। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय में बच्चों के भाषाई विकास को लेकर, लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के है कि बालक को वह कितना बोलने का अवसर देता है, कितना वह कहने सुनने के लिए बालक को खड़ा कर पाता है। जितना अधिक बालक बोलेगा विद्यालय में आकर के, उतना अधिक उसको उतना ही अधिक उसका जो है भाषाई विकास होगा। सिर्फ रट लेना, रट्टू वाली व्यवस्था कर लेना, ये जो है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-4 शब्द को पढ़ लेना कि यस सर, नो सर, कम इन सर, आई एम गोइंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि क्या है कि बालक को अधिकतम उस भाषा में बात करने के लिए प्रेरित करना, माहौल क्रिएट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। इस भूमिका में साहित्य भी होता है, गतिविधि भी होती है, खेलकूद भी होता है, सारी चीजें इस व्यवस्था में शामिल है। और दूसरी चीज है कि जितना अधिक आप कहानी पढ़ने में, कहानी प्रतियोगिता है आपका, अक्सर बच्चों को कराते हैं हम लोग हैं, अंताक्षरी कराते हैं। अंत्याक्षरी सही शब्द है हमारा? जरा कोई लिखे तो, मैं लिख रहा हूँ, बताइए सही है? अंत्या क्या अच्छा सही शब्द है ये? परीक्षा में कई बार आया है। इसको देखिएगा, तो परीक्षा में शब्द कई बार आया, हिंदी में आया, हिंदी में सही गलत करने के लिए आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? अंतिम अक्षर वाली। हाँ, अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली जो है कविता या लाइन या शब्द जो होते हैं उसको अंत्याक्षरी बोलते हैं। इसमें आप बच्चों से शब्द का भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोयम बोला कोई, अंत में यम आया तो यम से मून बोले, मून के बाद कौन आया, यम से नयन आया तो यम से नून बोले, पुनः यन आया, तो मतलब इस तरह से भी आप बच्चों की शब्द वाली अंताक्षरी भी आप करा सकते हैं विद्यालय में बच्चों से। तो बच्चों के अंदर वो शब्द भंडार जो होगा डेवलप होगा, वहां से विकसित होगा वहां से। मतलब कहने का यह है, तात्पर्य है कि आप बच्चों को कम बताइए, बच्चों को खुद बोलने का अवसर दीजिए, तभी बच्चों के भाषाई विकास यहाँ से पूरी तरह से होने वाला है। चलिए आगे आ जाइए। पाठ्यक्रम किस तरह का आपका? वास्तव में मनोविज्ञान ने बहुत बढ़िया काम किया है कि बता दिया कि किस उम्र में किस तरह का पाठ्यक्रम, किस तरह की पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। किस उम्र में हमें विस्तृत पाठ्यक्रम रखना चाहिए, किस उम्र में हमें छोटा सा पाठ्यक्रम रखना चाहिए,
किस उम्र में अभी बच्चों के पीठ से जो है वस्तुओं का बोझ उतारा जा रहा है, किताबें कम की जा रही हैं, विद्यालय में ही किताब रखो, ज्यादा बच्चे ढोएंगे तो उनका बेचारा वैसे परेशान हो जाएंगे। इससे पहले देखा गया, 2-4 साल पहले देखा गया, बेचारे छोटे छोटे बच्चे पीठ पर जो है 5-5 किलो किताब लेके जा रहे हैं और वो खुद बेचारे थक जाते हैं। इसी को बच्चों की किताब का बोझ कहा गया। तो उसको कम करने की व्यवस्था फिलहाल सरकार ने बनाया है, ताकि बालक जो है किताबों के बोझ से दबे ना, उसके अंदर की नैसर्गिक शक्तियां जो है, नैसर्गिक विकास है, भाषा डेवलपमेंट है, उसकी सारी व्यवस्था आपके विद्यालय में ही मिल जाए तो क्या अच्छा है। तो भाषा विकास को लेकर के देखिए, इसमें वार्तालाप करना, कहानियां सुनाना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, वाद विवाद, संभाषण, प्रतियोगिता आदि का जो है आयोजन करना। और पाठ्यक्रम में जो है, पाठ्यक्रम आपका इस तरह का हो कि यंत्रवत ना हो, मतलब नीरस ना हो, बालक भी उसमें प्रतिभाग करे। और रट्टा मारने वाला ना हो, रट्टा मारने वाला बिल्कुल ना हो। वर्णमाला पढ़ करके ही हमको जो है भाषा ज्ञान नहीं होता है। का लिखाएं पहले, उसको बालक को पुनः खा लिखाएं, पुनः गा लिखाएं, पुनः घा लिखाएं, ये जरूरी नहीं है। बालक वाक्य बोलकर भी जो है भाषा सीख सकता है। अच्छा ये बताइए, भाषा को, बच्चे को भाषाई विकास के लिए पहले वर्णमाला ज्ञान जरूरी है, पहले शब्द ज्ञान जरूरी है, क्या जरूरी है? कोई बताए हमको यहाँ से। पहले ये आपके शब्द मनोविज्ञान ज्ञान का जरूर, प्रश्न है, मनोविज्ञान का ज्ञान। आपके प्रश्न है। ये शब्द मतलब पहले वर्णमाला नहीं जरूरी, पहले बालक शब्द। को वर्णमाला सिखाया जाए, शब्द सिखाया जाए। शब्द सिखाया जाए। पहले शब्द शब्द। सीखा है बालक पहले से ही, वाक्य बोलता है। वर्णमाला सीखने के बालक को बच्चे पहले हम क्या सिखाएं? पहले बालक को हम जो है कि छोटा बड़ा सिखाएं, छोटा या बड़ा या काका गगा सिखाएं, या उसको हम बिना मात्रा वाले शब्द देख देख उसको सिखाएं। जल्दी बालक किससे सीखेगा? उसको हम गीत के माध्यम से अगर ऐसे पढ़ाएंगे, मतलब वाक्य कोई भी, तो वो सीख जाएगा जल्दी से। या अभी गतिविधि आप के माध्यम। देखते होंगे जो छोटी छोटी किताबें आती हैं, खेत में घुस गया शेर, पता नहीं कैसे कैसे क्या है, बालक उसको बिना उसको जानता है नहीं कि लिखा क्या है, लेकिन उसको याद कर लेता है उसको। हाँ, उसको याद हो जाता है। बालक को पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, लेकिन पूरा उसको जो याद है, शेर को देखते ही जान जाएगा कि खेत में घुस गया शेर, ये ऊसे हाँ, ऊन बड़ा ऊन, पता नहीं जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ लेता उसको। लेकिन अभी पढ़ कहेंगे कि दे। तो माँ कहाँ लिखा हुआ है, का कहाँ लिखा नहीं हुआ है, बता। मन कहाँ लिखा हुआ है, शेर कहाँ लिखा, तो नहीं बता पाता है वो। तो बालक का जो श्रवण, जो आपका इस तरह का ज्ञान है, वास्तव में बालक को अगर आपको वर्णमाला सिखानी है तो एक बहुत आसान, पहले तो बिना मात्रा वाला शब्द ले लीजिए, या एक वाक्य ले लीजिए जो बालक को बढ़िया से आता हो उसके परिवेश का, और उसके बाद वहां से थोड़ा सा पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पुनः अलग करेंगे, तब जाके बालक, तब उसको वर्णमाला बुलाएंगे तो बहुत जल्दी वर्णमाला पकड़ लेगा, सारी चीज अक्षरों को पहचान जाएगा वो। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं इसको यंत्रवत जो है पहले छोटा आवाज सिखाऊंगा, पुनः बड़ा आ सिखाऊंगा, पुनः जो का सिखाऊंगा, का के बाद खा सिखाऊंगा, ये भी जरूरी है बीच में। लेकिन इन सबसे अधिक आवश्यक चीज है कि बालक को पहले जो है, पहले वाक्य ज्ञान कराइए, वाक्य से शब्द पे ले आइए, शब्द से जो है तब इसको वर्णमाला पे लाइए। पहले वो वाक्य को पूरी तरह से पढ़ लेगा, याद कर लेगा वो। कक्षा में बैठाइए, बोलने का उसको अवसर दीजिए, कविता दे दीजिए उसको, उसके मन लायक, तो पूरी कविता को ही याद कर लेगा और फटाक देना आपके वर्णमाला पे पहुंच जाएगा। तो फिलहाल कहने का मतलब यहाँ पे कि बालक की जो सीखने की प्रक्रिया है यंत्रवत नहीं होनी चाहिए, यंत्रवत रट्टा मारने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब बालक जो रट ले, का को रट ले, गा को रट ले, रटने वाली नहीं, उसके अन्य व्यवस्था में लेकर पाठ्यक्रम को मतलब नीरस और यंत्रवत ना हो। और रटने वाली प्रक्रिया कभी भी भाषा विकास में बाधक सहयोगी नहीं होती है, रट्टा मारने वाली प्रक्रिया, और उसका मानसिक विकास वहां से बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी चीज है कि शिक्षण विधि किस तरह की हो इस अवस्था में। खेल विधि बालक को बहुत प्रिय होती है, इस अवस्था में बालक दिन भर खेलता है, खेलना चाहता है। तो खेल वाली विधि जितनी भी आपके किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, बेसिक है, प्रोजेक्ट है, डाल्टन है। बताइए भाई, मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता कौन है? मरिया मॉन्टेसरी। मरिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन कौन है? रोबेल। बेसिक के कौन है? बेसिक के कौन है? गांधी जी। प्रोजेक्ट विद के कौन है? बिल्कुल महात्मा गांधी हैं, बरगा वाले। प्रोजेक्ट के कौन है? किलपैट्रिक हैं। डाल्टन के कौन है? डाल्टन आर्मस्ट्रांग है। पता नहीं कौन, पार्क हर्स्ट कोई करके। हाँ, सही, पार्क हास्ट। तो
तो इस तरह से मतलब इन विधियां ई विधियां जो है, अगर मान ली परीक्षा में पूछ ले कि बाल्यावस्था के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, शिक्षण विधि है, ये सारी विधियां जो कि आपकी हैं, आपकी बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त विधियां हेलन पार्क हास्ट हैं। हैं। चलिए, एलन पार्क हास्ट, बहुत बढ़िया। डाल्टन चलिए, तो विकास को लेकर, हमने शिक्षा को लेकर बात कर लिया। ये बताइए कि जो हड्डियों की लंबाई चौड़ाई जो होती है, हड्डियों की संख्या होती है, बताइए। एक सहसवा, बिल्कुल सहसवा बालक बिल्कुल है, 1 से 5 वर्ष के बीच में है, उसकी हड्डियां कितनी होंगी शरीर में उसकी? 270 मतलब 270, 370 नहीं, 270 है। उन्हें 5 वर्ष के बाद 2 हड्डियां कम हो जाती हैं, 250 हो जाती हैं, 20 हड्डियां कम हो जाती हैं। अंत में कितनी हड्डियां बचती हैं? 206। अंत में मतलब कितनी हड्डियां गायब हो गई? 70 हड्डियां जो है, लगभग 60 हड्डियां, अगल बगल 60 हड्डियां गायब हो गई शरीर। पहले इतनी हड्डियां थी, बाद में 60 ही बची। तो शुरुआती बालक में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, बाद में कुछ हड्डियां इकट्ठा होकर जुड़ जाती है, कुछ किस तरह से चेंज हो जाती हैं, कुछ खत्म हो जाती हैं। बस अभी थोड़ी देर में तो बंद हुई तो 2 दिन में लाइट रेडिया है जल्दी। चलिए, ठीक है। कुछ विशेषता पुनः एक बार देख लीजिए बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था पहले 5 से 11 वर्ष तक होती है। इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। इसे समाजीकरण का काल भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल के नाम से भी जानते हैं इसको हैं। जीवन का परिपाक काल कहते हैं। 3 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। हर लाख के द्वारा। हाँ, शैक्षिक दृष्टिकोण से यह उम्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बाल्यावस्था में प्रथम बार बालक वास्तविकता से की तरफ झुकाव उसका होता है, वास्तविकता की तरफ झुकाव होता है। और शैशवावस्था कल्पना की तरह होता है उसके लिए। बाल्यावस्था में प्रथम बार बालक जो है किसी वस्तु के वास्तविक तथ्य को जानने का प्रयास करता है। संचय की प्रवृत्ति, आप देखते होंगे छोटे बालक के पॉकेट में जो है पता नहीं कौन कौन सी गिट्टी, गोलक, जो भी पाता है वास्तविक सारी चीजें इकट्ठा करने लगता है। वो रास्ते में जाएगा तो जो भी मिल जाएगा उसको, गुटखा, कोई बच्चे तो गुटखा के पत्ते इकट्ठा करते हैं, गुटखा के जो झिल्ले होते हैं उसको एक रख लेते। मतलब पता नहीं है बच्चे कौन कौन सी चीजें इकट्ठा कर लें। संग्रह की भावना, इस व्यवस्था को आप चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे घर में गोलक रख लीजिए, बालक अपने गोलक पैसा कभी निकालता नहीं जल्दी, बहुत जाने मन टूटने के बाद पैसा वहां से निकालेगा गोलक में से। अगर अपने घर में एक गोलक रख लीजिए आप, तो बालक क्या करेगा? वहां पे एक एक सिक्का जो भी पाएगा वहां ला के रखता रहेगा। जो भी माता पिता से किसी से सिक्का उसको मिलेगा, अगर वो मान लीजिए घर में कोई आपके नात बात आगे अक्सर पैसा देते रहते हैं, लेकिन अगर बालक के पास अगर गोलक आप दे दीजिए तो वो खाएगा भी नहीं उस पैसे को। उस पैसे को ले आकर कहाँ रखेगा? गोलक में ले आकर रखेगा। और गोलक का पैसा कभी भी निकालता नहीं बालक है। उसको लगता है कि मेरे पास इतने रुपए मेरे पास आ गए, खखनाता उसको, बजाता उसको, बहुत खुश होता है। तो एक संचय की प्रवृत्ति बालक के अंदर जो है, उस चीजों को आप यहाँ से जगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, विशेषता इस काल की है। मित्र मंडली, हाँ, मित्र मंडली जो होती है मुख्य रूप से इस काल की जरूर बनाना पसंद करता हो। और बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। अक्सर प्रश्न पूछता है कि ये कैसे है, ये कैसे बना, इस तरह के प्रश्न उसके मन में आते हैं। और यहाँ पर हर्लाक ने जो है बाल विकास की 5 अवस्था बताया है। जोन्स ने 4 अवस्थाओं में बांटा इसको है। और यहीं से चलिए ठीक है, बस हो गया। मांसपेशियों का वजन भी उम्र के साथ बढ़ता घटता रहता है। यहाँ पे है कुछ प्रश्न आपसे हमें, चलिए फिलहाल आपका ये बाल्यावस्था समाप्त हो गया है। और मुझे लग रहा है समय भी हमारा समाप्त हो गया है, 6:30 हो गया। 8:30 हो गया सर।
हाँ 6:30 बोल रहे हैं, 8:30 हो गया है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक बंद करते हैं, यही बंद करते हैं। कल पुनः जी शाम को पुनः मुलाकात आप लोगों से होगी। जुड़ने वाले आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद। 5 ही लोग आज जुड़े। थैंक यू। चलिए धन्यवाद सभी लोगों को। पति